Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today I will be starting with a new series for the current affairs section of your CLAT examination. In this series, I will be covering the months of August, September, October and November for your CLAT 2026 exam. In this particular series, I will be covering the particular niches which are being there in your current affair magazine. जैसे आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन की करंट अफेयर्स की मैगजीन्स देखते हो तो उसमें एक पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अलग सेक्शन होता है, इन्वायरमेंट का एक अलग सेक्शन होता है, उसके अलावा इकोनॉमी का एक अलग सेक्शन होता है, स्पोर्ट्स का अलग सेक्शन होता है, साइंस एंड टेक का एक अलग सेक्शन होता है। तो इसी तरीके से मैं इन अलग अलग सेक्शंस के जैसे अगस्त 2025 का पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहला वीडियो मैं आज कवर करूंगा, दूसरा वीडियो इकोनॉमी का होगा, तीसरा वीडियो एनवायरमेंट का होगा। इस तरीके से अगस्त के 4-5 वीडियोज हो गए, सितंबर के 4-5 वीडियोज हो गए और मैं लगभग हर दिन ही एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो जैसे ही आपका क्लैट एग्जाम नजदीक आएगा उसके लगभग एक हफ्ते पहले तक मैं नवंबर तक के वीडियोस अपलोड कर दूंगा। दीज लेक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। आई एम सौरभ राज बिवाल। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग। आज के टॉपिक्स की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगे अगस्त 2025 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के अंदर, तो लोकसभा का सेशन चल रहा था अगस्त के अंदर। अगस्त के टाइम पे मॉनसून सेशन चल रहा था लोकसभा का, तो उस टाइम पे बहुत सारे बिल्स प्रेजेंट किए गए थे लोकसभा के अंदर। तो उनमें 3 बिल्स काफी इंपॉर्टेंट थे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 2025 का 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर यह बोला गया था कि अगर कोई भी मिनिस्टर या फिर कोई भी लेजिस्लेटर 30 दिन से ज्यादा समय तक किसी जेल या फिर किसी डिटेंशन के अंदर रह जाता है तो उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बदलाव किए गए थे, इसके बारे में हम बात करेंगे पहले टॉपिक के अंदर। दूसरा जो टॉपिक है वो पोर्ट्स का जो एक्ट था, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, उसको अमेंड किया गया है। उसके बाद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, तो ये ड्रीम 11 वगैरह जो स्टार्टअप्स है ये इसकी वजह से बंद हुए हैं, गैम्बलिंग वगैरह को रोकने के लिए ये बिल पास किया गया है। उसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर टू नॉमिनेट एमएलएस इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी गई है कुछ एमएलएस को नॉमिनेट करने की, जो कि नहीं होना चाहिए इन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर तो चलता है नॉमिनेटेड मेंबर्स, लेकिन अगर एक इलेक्टेड असेंबली है उसके अंदर वो डिसीजन मेकिंग को थोड़ा बहुत मतलब हैम्पर कर सकते हैं या फिर इंफ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़े बहुत डिस्प्यूट आ रहे हैं। तो दिस इज द फोर्थ टॉपिक। और जो फाइनल टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो इंडिया की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। आजाद भारत की जो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी, उसके 5 साल हुए हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या टारगेट्स है जो अचीव हुए हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म्स है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ये लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया गया था। इसके अंदर काफी सारे डिस्प्यूट्स हुए, जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया इसके ऊपर। दे वर वेरी डिससेटिस्फाइड कि ये पॉलिटिकल वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ सिनेरियोज वर देयर। तो इसके जो मॉरल एथिकल कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स है, क्रिटिक्स है, डिबेट्स है और जो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दिस बिल वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन अगस्त 2025 टू एनहांस पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी विद इन इंडियाज गवर्नेंस सिस्टम। तो इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी को एनहांस करने के लिए इस बिल को प्रेजेंट किया गया। मतलब अगर किसी भी इंसान के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं तो उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई भी एमएलए, एमपी या फिर कोई मिनिस्टर है और कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, 30 से ज्यादा दिन तक अगर वो जेल में रह जाते हैं, तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के नाम पे उनको हटा दिया जाना चाहिए। वो अपनी पोस्ट के ऊपर कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये इस बिल के अंदर कहा गया है। उसके बाद में इट वाज प्रपोज्ड दैट एनी चीफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटर डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड फॉर ओवर 30 days वुड ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड द ऑफिस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ही विल ऑटोमेटिकली cease to hold the office। 31वें दिन on the 31st day he will be removed from his office automatically। उसके बाद में देखिए the bill was presented as a moral corrective mechanism following several controversies regarding continuation of jailed ministers in the office। तो ये एक moral corrective के रूप में पेश किया गया है because lot of controversies have been there, like Arvind Kejriwal continued to be the
चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली डिस्पाइट बीइंग इन जेल इन द लिकर स्कैम केस, ठीक है, वो लिकर स्कैम केस के अंदर काफी दिनों तक जेल में थे, काफी महीनों तक जेल में थे इनफैक्ट, एंड ही कंटिन्यू टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और जेल के अंदर से वो दिल्ली की सरकार चला रहे थे। तो इस तरीके की चीजें वापस ना हो, इन फ्यूचर में ना हो, इस वजह से सरकार ने ये बिल प्रेजेंट किया है। It aims to ensure that executive branch remains free from individuals facing serious criminal proceedings, thereby upholding public faith in government institutions। तो यहाँ पे देखिए कि जो पब्लिक का फेथ है, लोगों का फेथ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो बना रहना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो नेता लोग अगर उनके ऊपर इतने सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और किसी स्टेट का अगर चीफ मिनिस्टर ही जेल में है, तो लोगों का फेथ कैसे रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर? ये तो एक ऑब्वियस ही बात है ना कि मतलब दिल्ली का सीएम अगर जेल के अंदर है तो दिल्ली के लोग क्या ही सोचेंगे कि ये तो मजाक बना रखा है लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके का एक मॉरल करेक्टिव और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को अध्ययन करने के लिए इस बिल को प्रेजेंट किया गया लोकसभा के अंदर। अब अगला टॉपिक अगर हम देखें, दैट इज द बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। तो इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स है जो आपको याद रखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स अंडर आर्टिकल 102 एंड 191। तो 102 जो है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेदर राज्यसभा या लोकसभा, इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 102, और जो एमएलएज है इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 191। मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 2 एंड 164 क्लॉज 1। मिनिस्टर्स को रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के द्वारा। आर्टिकल्स कौन से हैं? सेंट्रल मिनिस्टर्स के लिए आर्टिकल है 75 क्लॉज 2, और जो स्टेट मिनिस्टर्स है उनके लिए आर्टिकल है 164 क्लॉज 1। अब आगे देखिए, हाउएवर एम्बिग्यूटी एग्जिस्टेड व्हेन अ पर्सन इन कस्टडी कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस विदाउट फॉर्मल कन्विक्शन। तो ये जो आर्टिकल्स है, ये जो 4 आर्टिकल्स मैंने आपको बताया, 102 191, ये तो उनके लिए जो लेजिस्लेटर्स है, मिनिस्टर्स नहीं, और मिनिस्टर्स के लिए जो आर्टिकल है, सेंट्रल मिनिस्टर्स के लिए 75 क्लॉज 2, और जो स्टेट मिनिस्टर्स है उनके लिए आर्टिकल 164 क्लॉज 1। तो ये जो आर्टिकल्स है दे ओनली कम्स इनटू प्ले व्हेन कन्विक्शन इज देयर। अगर फॉर्मल कन्विक्शन हो रखा है और 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है किसी को, तभी इन आर्टिकल के अंडर उनको हटाया जा सकता है उनके पोस्ट से। अगर मान लो कोई ट्रायल चल रही है, कितना ही सीरियस ट्रायल हो, भले ही कोई मर्डर का ही ट्रायल क्यों ना हो, उनको नहीं हटाया जा सकता। तो इस तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम या फिर एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद में जुडिशियल प्रेसिडेंट्स लाइक बीआर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु highlighted that holding public office requires adherence to integrity standards, yet no constitutional mechanism existed for automatic cessation in cases of prolonged detention। तो इस केस के अंदर ये कहा गया कि मतलब अगर आप किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हो तो इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, आपके मोरलिटी के प्रिंसिपल्स अच्छे होने चाहिए। दीस सॉर्ट ऑफ सिनेरियोज आर देयर, बट ऐसा कोई प्रिंसिपल या फिर ऐसा कोई रूल या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता था इन द केसेस ऑफ प्रोलॉन्ग डिटेंशन। अगर कोई ट्रायल चल रहा है, डिटेंशन चल रहा है, तो ऐसा कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता था। दिस अमेंडमेंट सॉट टू एड्रेस दिस इंटरप्रिटेशनल वैक्यूम। तो दिस इज द बैकग्राउंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। अब की प्रोविजंस की बात करें, मेन प्रोविजंस क्या क्या है, तो देयर आर 2 स्लाइड्स ऑन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। तो दिस बिल एड्स न्यू क्लॉजेस टू आर्टिकल 75 एंड 164 स्पेसिफाइंग दैट एनी यूनियन और स्टेट मिनिस्टर डिटेन्ड और imprisoned फॉर मोर देन 30 days शैल बी ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड ऑफिस। तो यहां पे एक चीज है कि कोई भी मिनिस्टर अगर इसको डिटेन कर लिया गया या फिर इंप्रिजन कर लिया गया 30 दिन से ज्यादा के लिए, तो इनको हटा दिया जाएगा ऑफिस से। नए क्लॉजेस और सब क्लॉजेस ऐड किए गए हैं कौन से आर्टिकल्स के अंदर? 75 और 164 के अंदर। 75 काम करता है फॉर द केस ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स और 164 काम करता है फॉर द केस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखने जरूरी है। उसके बाद में द वैकेंसी वुड बी डीम्ड टू अराइज फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन इटसेल्फ, इंश्योरिंग दैट देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिग्यूटी। तो ये चीज यहां पे देखिए, जो वैकेंसी है मतलब वो अपनी पोस्ट खाली करेंगे, तो अगर मान लो वो 30 दिन तक ट्रायल चली है, 30 दिन तक वो डिटेन्ड रहे हैं, 30 दिन तक जेल में रहे हैं, तो उन 30 दिनों के दौरान अगर मान लो उन्होंने किसी ऑफिसर का ट्रांसफर किया या फिर कोई पॉलिसी बना दी या फिर और कोई फैसला ले लिया, वो फैसले भी नहीं माने जाएंगे। ये माना जाएगा कि उन्हें पहले दिन से ही हटा दिया गया था। दैट रिमूवल वॉन्ट बी कंसिडर्ड फ्रॉम द 31st डे। ये माना जाएगा पहले दिन से ही हटा दिया गया था जिस दिन रिमूव किया गया था। तो जो फैसले वो उन 30 दिन के दौरान ले गए, 30 दिन तक तो ऑफिस में है ही ना बंदा, 31वें दिन हटाया गया है, बट ये माना जाएगा कि जो पहला दिन था डिटेंशन का, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ रिमूवल एज वेल, ठीक है। 31वां दिन ही पहला दिन नहीं था रिमूवल का। द फर्स्ट डे ऑफ डिटेंशन वाज द फर्स्ट डे ऑफ रिमूवल ऑन पेपर। उसके बाद के फैसले भी नहीं माने जाएंगे उस इंसान के। तो दैट इज द सिनेरियो। तो ये जो येलो फॉन्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेम डिस्क्वालिफिकेशन वुड अप्लाई टू चीफ मिनिस्टर्स, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, thereby maintaining parity across the union and state
एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क। तो सेम चीज सीएम और डेप्यूटी सीएम्स के ऊपर भी अप्लाई होगी। उसके बाद में अगली चीज देखिए, The bill introduces consequential amendment to Article 102 and 191. तो सेम गोज विथ एमपीज एंड एमएलएज एज वेल। एमपीज का जो रिमूवल है 102 से होता है और जो एमएलएज का रिमूवल है 191 से होता है। तो इसके ऊपर भी यही सेम क्लॉजेज ऐड किए गए हैं, ठीक है। इंसर्टिंग न्यू ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड एमएलएज अंडर डिटेंशन, दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिस्क्वालिफिकेशन। Additionally, it mandates that upon the release, the individual can only be reappointed after obtaining क्लियरेंस फ्रॉम रेलिवेंट अथॉरिटीज और कोर्ट्स। तो यहां पे एक चीज है कि ये बोला गया है कि कोई भी रेलेवेंट अथॉरिटी बना दी जाएगी, या तो कोई ट्राइब्यूनल बना दिया जाएगा या फिर किसी कोर्ट का ऐसे बोल दिया जाएगा कि अगर मान लो आपको अपनी पोस्ट वापस चाहिए, अगर किसी इंसान का कन्विक्शन नहीं होता है, मान लो ट्रायल चली, काफी लंबी ट्रायल चली और उसके बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया, या फिर मतलब ऐसे बोला गया कि ये इंसान गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है, तो अगर पोस्ट वापस चाहिए तो कोई एक प्रेस्क्राइब्ड कोर्ट होगा या फिर कोई ट्राइब्यूनल होगा या फिर कोई रेलिवेंट अथॉरिटी होगी, उससे क्लियरेंस मिलने के बाद ही आप अपनी पोस्ट को वापस हेड ऑन कर सकते हो या फिर उस पोस्ट पे वापस जा सकते हो। तो इस तरीके का प्रोविजन और उस अथॉरिटी को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। उसके बाद में द गवर्नमेंट जस्टिफाइड दैट 30-day थ्रेशोल्ड एज अ फेयर बैलेंस बिटवीन प्रोसीजरल फेयरनेस एंड द नीड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स। तो गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया कि 30 दिन का जो पीरियड है वो एकदम प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड है, सही है, मतलब इतना पीरियड जेन्युइनली सही होता है। अगर 30 दिन तक किसी को डिटेन किया गया है तो कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है तभी किया गया, अदरवाइज किसी को नहीं किया जाता है। और इतने दिन तक किसी को डिटेन किया गया है तो वो ऑफिस के अंदर रहना डिजर्व भी नहीं करता। तो दीज आर द की प्रोविजंस ऑफ द बिल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, की प्रोविजंस के अंदर एक तो ये आर्टिकल्स याद रख लेना 175, 164, उसके अलावा 102, 191, इनके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं और एक कोई रेलेवेंट अथॉरिटी है उससे क्लियरेंस लेना पड़ेगा जो बाद में बता दी जाएगी। अभी ये जो बिल है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया है, अभी तक ये प्रॉपर्ली पास नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स एंड रैशनल क्या है? ऑब्जेक्टिव्स मतलब व्हाट इज द मेन गोल बिहाइंड दिस पर्टिकुलर बिल। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल इज टू रीइंफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को रीइंफोर्स करना है, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नेंस को बढ़ाना है बाय प्रिवेंटिंग इंडिविजुअल्स अंडर सीरियस लीगल स्क्रूटनी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग मिनिस्टेरियल अथॉरिटी। तो पब्लिक एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को रीइंफोर्स करना है, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाना है गवर्नेंस के अंदर, और क्रिमिनल्स को मतलब एक तरीके से मिनिस्टेरियल अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करने देनी है। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव येलो फॉन्ट्स के अंदर लिखा हुआ है, इट वाज जस्टिफाइड एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस और टेम्परिंग विद एविडेंस बाय ऑफिस होल्डर्स ड्यूरिंग देयर डिटेंशन पीरियड। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर कोई इंसान मिनिस्टर है या फिर चीफ मिनिस्टर है, उसको डिटेन किया गया तो देखो पुलिस तो उसके पास ही है क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो इंसान एविडेंसेस को टेम्पर कर सकता है, पुलिस की जो मतलब इन्वेस्टिगेशन पावर्स है उनके साथ खिलवाड़ कर सकता है या फिर विटनेसेस को डरा धमका सकता है। तो इस तरीके काम ना हो, जो फेयर ट्रायल है वो चल पाए, इसको भी इंश्योर करना है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव या रेशनल है इस बिल के पीछे का। उसके बाद में द अमेंडमेंट सीक्स टू क्रिएट अ मॉरल बेंचमार्क दैट कॉम्प्लीमेंट्स द डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉजेज अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 विच ओनली ऑपरेट अपॉन कन्विक्शन नॉट ड्यूरिंग ट्रायल एंड कस्टडी। तो ये एक मॉरल बेंचमार्क सेट करना चाहता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, और जो पहले के मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे वो जो 75 और 164 और वो जो मैंने आपको आर्टिकल बताए थे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ कन्विक्शन के ऊपर ही किसी एमपी या एमएलए या फिर किसी मिनिस्टर को हटाया जाएगा। सेम इज रिटन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इनको एक और करेक्ट करने के लिए या फिर इनको और स्ट्रेंथन करने के लिए इस बिल को पास किया गया है या फिर इस बिल को प्रेजेंट किया गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द इंपैक्ट ऑन फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो देखो, एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो स्ट्रेंथन होगा क्योंकि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बराबर ही लगता है। दिस यूनिफॉर्मिटी स्ट्रेंथन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय इंश्योरिंग कंसिस्टेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स। अब पहला पॉइंट देखिए, द अमेंडमेंट रीइंफोर्सेस फेडरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी अक्रॉस यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स का डिस्क्रेशन थोड़ा बहुत ये लिमिट कर रहा है, एज इनकी प्रेसिडेंट और गवर्नर की परमिशन लेके कोई क्रिमिनल कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ऑफिस में, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने किया था। दैट इज वन एग्जांपल दैट आई कैन गिव। ठीक है, तो ये उसको थोड़ा बहुत लिमिट कर रहा है, बट स्टिल मतलब ये एक मॉरल करेक्टिव तो है ही। उसके बाद में हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सच सेंट्रलाइज्ड डिस्क्वालिफिकेशन में इनडायरेक्टली curtail the autonomy of state leadership particularly where political rivalries could influence timing of detention। तो यहाँ पे एक चीज जरूर है कि कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि इस बिल को या फिर इस रूल को कई बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है वो पॉलिटिकल वेपन के रूप में यूज कर सकती है। मतलब पॉलिटिकल वेपन बना के कुछ लोगों का डिटेंशन है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके, मतलब अगर मान लो किसी को 20-25 दिन के लिए डिटेन
डिटेन किया गया, उसको 5-10 दिन तक प्रोलॉन्ग करके उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी या फिर यूजिंग इट एज अ पॉलिटिकल वेपन. तो दिस इज वन ऑफ अ disadvantage of this particular bill. Now moving forward with the next thing, that is legal and political debates. तो जो supporters है वो तो ये कह रहे हैं कि एक केस हुआ था एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है. इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक ऑफिस की बात की गई थी और ये उसकी स्पिरिट को अपहोल्ड करता है. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात हुई थी ना इस केस के अंदर, इसकी स्पिरिट को ये अपहोल्ड करता है ये वाला जो बिल है, ये सपोर्टर्स कह रहे हैं. और उसके अलावा एथिकल गवर्नेंस की बात हो रही है और जो पुराने लूप होल्स थे उनको भी ये क्लोज डाउन कर रहा है. तो इस तरीके के सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है. क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, एक तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो प्रिंसिपल है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का एक एक्सटेंशन है, उसका ये थोड़ा बहुत वायलेशन है, उसके अगेंस्ट जा रहा है. उसके बाद में डिटेंशन बीइंग प्रिवेंटिव और प्रोसीजरल डज नॉट इंप्लाई गिल्ट. अगर किसी भी इंसान को प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया है या फिर प्रोसीजरली किसी को डिटेन किया गया है, डज नॉट इंप्लाई कि वो गिल्टी ही है. और अगर ऐसे डिटेंशन की वजह से किसी को उसकी पोस्ट से हटाया जा रहा है, दैट डज नॉट मीन कि मतलब वो गिल्टी था या फिर उसको हटा दिया जाना चाहिए था. तो इस तरीके के क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स है. और उसके अलावा क्रिटिक्स ये भी बोल रहे हैं कि इसको एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में भी यूज किया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल राइवलरीज, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द स्टेट पार्टीज. जो छोटी स्टेट पार्टीज है ना, जैसे बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा है तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये जो स्टेट पार्टीज को लीड करते हैं, इनके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है. इनकेस अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो शायद ऐसा किया जा सकता है, बिकॉज ईडी सीबीआई तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है ना. उसके बाद में देखिए, दे आर्ग्यू दैट पार्लियामेंट कुड हैव एड्रेस्ड सच इश्यूज थ्रू statutory mechanisms rather than a rigid constitutional amendment. तो एक संविधान में इतना बड़ा बदलाव ना करके कोई छोटा मोटा कानून बना के भी इसको एड्रेस किया जा सकता था. क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है. कंसर्न्स आल्सो अराइज दैट गवर्नमेंट कुड मिसयूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू डिटेन the opponents to trigger disqualification for political advantage. Okay, उसके बाद में देखिए कंक्लूजन की बात करें तो it is represents a significant step towards embedding ethical governance within India's constitutional framework. तो स्टेप तो काफी अच्छा है. ऑब्वियस ही बात है यार, एथिकल गवर्नेंस मतलब कोई क्रिमिनल इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई क्रिमिनल केस लग जाता है, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कॉलेज से निकाल दिया जाता है, ये सारी चीजें होती है. बट चुनाव अगर आपको लड़ने हैं तो कितने भी केस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो ये चीज तो नहीं होनी चाहिए ना. तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बट इसको पॉलिटिकल वेपन के रूप में अगर यूज किया जा रहा है देन इट इज अ रॉन्ग थिंग. उसके बाद में बाय लिंकिंग मिनिस्टेरियल एलिजिबिलिटी टू पर्सनल इंटीग्रिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन, इट स्ट्रेंथन्स द मॉरल फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. अगेन वेरी राइट थिंग. While its intention to protect public trust is commendable, the challenge lies in ensuring that it is not exploited for political benefits. If implemented with fairness and judicial oversight, this amendment can transform India's administrative culture. तो अगर इसको judicial oversight के साथ, fairness के साथ implement किया गया तो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसको ये काफी अच्छे से इंप्रूव कर सकता है. तो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेकंड टॉपिक, दैट इज द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025. तो इस टॉपिक के अंदर आप ये देखिए कि इंडिया के जो भी पोर्ट्स है वो अभी तक गवर्न किए जा रहे थे इंडियन पोर्ट्स बिल 1908 से. ठीक है, तो जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट बना हुआ था 1908 का, वो अंग्रेजों ने बनाया था, बहुत पुराना एक्ट था. और रीसेंट टाइम्स में इंडिया का जो मैरीटाइम ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और हमें हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना है. अब पोर्ट्स के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है. तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी रहती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. और अब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो अब वहाँ के लोग अगर आप हमारे पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं तो वो ये चीज़ें थोड़ी ना मानेगी कि भाई इस चीज़ के लिए आपको तमिलनाडु सरकार की परमिशन चाहिए और उस चीज़ के लिए आपको दिल्ली सरकार की परमिशन चाहिए. ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी आती थी, लोगों का ट्रस्ट नहीं था, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था. इन चीज़ों को यूनिफॉर्म करने के लिए हमने एक नया बिल पास किया है, दैट इज द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025. अब इसके अंदर क्या प्रोविजन है क्या नहीं है वो हम एक बार चर्चा करते हैं. तो इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 वॉज इंट्रोड्यूस टू मॉडर्नाइज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया, रिप्लेसिंग द कॉलोनियल एरा इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908. तो इसको क्यों पास किया गया है? टू मॉडर्नाइज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विच गवर्न्स मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया. ठीक है, और इसने किसको रिप्लेस किया है? द कॉलोनियल एरा इंडियन पोर्ट्स एक्ट. ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकते हैं कि पहले कौन सा एक्ट था? इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908. उसके बाद में देखिए
It aims to align maritime governance with contemporary economic, environmental and security needs. तो maritime governance जो है मतलब जो international trade related या फिर port related जो governance है उसको contemporary economic, environmental और security needs के साथ align करना है. तो अब यहाँ पे देखिए contemporary economic needs मतलब देखो international trade लगातार बढ़ रहा है तो हमें उसके हिसाब से हमारे पोर्ट्स को अलाइन करना पड़ेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अलाइन करना पड़ेगा, उनकी सिक्योरिटी हमें अलाइन करनी पड़ेगी और इन्वायरमेंटल कंप्लायंस भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि देखो इन्वायरमेंट लगातार डिग्रेड हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके अलावा पॉल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ये सारी सारी चीजें, मरीन लाइफ है, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर. ठीक है, तो इन सबको टैकल करने के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की जरूरत है. दैट्स व्हाई वी पास द न्यू बिल नेम्ड इंडियन पोर्ट्स बिल 2025. विद इंडियाज ग्रोइंग एम्बिशंस इन ग्लोबल ट्रेड, बिल seeks to standardize port administration, promote sustainable development and enhance the competitiveness of Indian ports. तो देखो इंडिया के ambitions तो बढ़ ही रहे हैं ग्लोबल ट्रेड के अंदर. अब ये बिल क्या सीख कर रहा है, व्हाट इज दिस बिल्स मेन एम, मेन गोल्स क्या है? तो देखिए स्टैंडर्डाइज द पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये वाली क्लियरेंस चाहिए तो उस गवर्नमेंट के पास भागो और इस ये वाली परमिशन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट, ये सब नहीं होना चाहिए. उसके बाद में प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजीज को आपको मतलब अध्ययन करना है, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको अध्ययन करना है. मतलब आज की जनरेशन, आगे की जनरेशन, सबको ये चीजें यूज करनी है, आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए पोर्ट्स रहने चाहिए. उसके बाद में एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन पोर्ट्स. मतलब इंडियन पोर्ट्स अगर सबसे अच्छे हो गए, सबसे एफिशिएंट हो गए और सेफ्टी वहां पे सबसे अच्छी होगी और प्राइसिंग हम सबसे अच्छी प्रोवाइड करवाएंगे, तभी लोग हमारे पोर्ट्स को यूज करेंगे, तभी हम मैरीटाइम ट्रेड के अंदर अच्छा कर पाएंगे. तो ये सारी की सारी चीजें हमें इंश्योर करनी पड़ेगी. तो दैट्स व्हाई this bill is being passed. Now moving forward with the next thing, that is historical background and need for the bill. तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 जो लगभग 117 साल पहले पास किया गया था, which has been in force for over a century, primarily address navigation safety and minor legal liabilities. तो ये सिर्फ नेविगेशन सेफ्टी और कुछ लीगल लाइबिलिटीज के बारे में बात करता था. इसके अंदर ज्यादा इलेबोरेटिव प्रोविजंस नहीं थे क्योंकि बहुत पुराना लॉ था. उस टाइम पे इतना कोई मैरीटाइम ट्रेड वगैरह इंडिया से होता भी नहीं था. ब्रिटिशर्स को इंडिया से इतना कोई मतलब भी नहीं था. दे जस्ट यूज्ड आवर पोर्ट्स फॉर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज, नथिंग more than that. Okay, उसके बाद में it lacked provisions for modern challenges such as maritime security, environmental compliance, coastal community welfare and integration with global shipping standards. तो ये सारी के सारे provisions इसके अंदर थे ही नहीं. जैसे कुछ modern challenges आ रहे हैं, इनसे related provisions होने चाहिए हमारे ports act के अंदर. ports are very big thing क्योंकि international trade ultimately port से ही तो होता है, shipping से ही तो होता है. अब ship कहाँ पे आके रुकेगी? ports पे आके रुकेगी. अब ये provisions हमारे पास होने चाहिए थे. जैसे maritime security है, ठीक है, कि ports की security, जो भी सामान वहां पे हजारों करोड़ का सामान आ रहा है उसकी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोविजंस हमारे पास होने चाहिए. उसके बाद में एनवायरमेंटल कंप्लायंस से रिलेटेड प्रोविजंस होने चाहिए. कोस्टल कम्युनिटी, जो लोग वहां पे रहते हैं, जो लोग वहां पे काम करते हैं, उनका वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे पास होने चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल शिपिंग, इंटीग्रेशन विद ग्लोबल शिपिंग स्टैंडर्ड्स. तो दुबई के पोर्ट ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है रिसेंटली. इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड के पोर्ट्स ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है. श्रीलंका के अंदर चाइना ने काफी अच्छे पोर्ट्स डेवलप किए हैं रिसेंटली. ठीक है, बट हमारे पोर्ट्स वैसे हो पा रहे या नहीं हो पा रहे, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए थी. बट पुराने लॉ के अंदर ये चीजें नहीं थी. ये जो पुराना लॉ है ना, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, ये लैक करता था इन चीजों को. द इनएडिक्वेसीज ऑफ द आउटडेटेड एक्ट बिकेम मोर प्रोनाउंस एज इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड, नेसेसिटेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ. तो ये जो इनएडिक्वेसीज थी, ये जो चैलेंजेस थे, जो येलो फॉन्ट्स के अंदर लिखे हुए, ये और ज्यादा प्रोनाउंस होने लगे और ज्यादा सामने आने लग गए जब इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ने लग गया इन द रीसेंट टाइम्स. ओके, उसके बाद में देखिए नीड फॉर रिफॉर्म आल्सो अरोज ड्यू टू फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज कॉजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज एंड इनकंसिस्टेंट रेगुलेशंस. तो ये मैंने आपको बताया ही था कि कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट के पास, कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो एक टसल रहता था और परमिशन लेने में, क्लियरेंस लेने में दिक्कत आती थी. इस वजह से भी एक लॉ की जरूरत थी जो क्लियरली बताएगी यार कौन सी चीज किसके पास पूछ के आनी है. ठीक है, कौन सी क्लियरेंस किससे लेनी है. ठीक है, उसके बाद में बिल एड्रेसेस दीज गैप्स बाय इंट्रोड्यूसिंग क्लियरर रूल्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल पोर्ट ऑपरेशन इन लाइन विद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन. तो ये बिल क्या करता है, ये इन गैप को एड्रेस करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग क्लियरर रोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, की कौन सी सरकार का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, मतलब कर्नाटका के जो पोर्ट्स है वहां पे कर्नाटक सरकार का क्या रोल है और इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल है. उसके बाद में सस्टेनेबल पोर्ट ऑपरेशंस किस तरीके से होंगे इन लाइन विद द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस. ठीक है, सो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द नीड फॉर द बिल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
with the next topic, that is the key provisions of the Indian Ports Bill. तो total 7 provisions are there. Main provisions क्या क्या देख लेते हैं. तो bill introduces National Council for Port Development to coordinate between central and coastal states, ensuring uniform policy implementation. तो central government और coastal areas के state government के बीच में coordinate करने के लिए एक National Council for Port Development बनाई जाएगी. ये चीज इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर लेना. तो एक ऐसी कोई नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी जो कोऑर्डिनेट करेगी इन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में. इट मैंडेट्स इन्वायरमेंटल ऑडिट्स, सेफ्टी सर्टिफिकेशंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर ऑल पोर्ट्स. ठीक है, तो सारे पोर्ट्स के लिए इन्वायरमेंटल ऑडिट्स होगी, सेफ्टी सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सारे पोर्ट्स पे होने चाहिए. जैसे कोई फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, इस तरीके के डिजास्टर मैनेजमेंट के उनको मैनेज करने के जो सिस्टम्स है वो हर पोर्ट पे होने चाहिए. इसके सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी है नए लॉ के हिसाब से. उसके बाद में एवरी पोर्ट अथॉरिटी मस्ट प्रिपेयर कोस्टल इंपैक्ट असेसमेंट एंड कंप्लाई विथ नेशनल स्टैंडर्ड ऑन डीरिजिंग. मतलब मड वगैरह हटाना, जो ये मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है ना, एक्स्ट्रा मिट्टी, वो हटाना. उसके बाद में कार्गो हैंडलिंग एंड मैरीटाइम लेबर वेलफेयर. तो इसके कुछ नेशनल स्टैंडर्ड्स है रिगार्डिंग डीरिजिंग, कार्गो हैंडलिंग एंड मैरीटाइम लेबर वेलफेयर. इसके नेशनल स्टैंडर्ड से हर पोर्ट अथॉरिटी को अध्ययन करना पड़ेगा. लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस. तो जो भी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है लाइक अडानी पोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है, इनके लिए एक लाइसेंसिंग सिस्टम बनाया गया जो यूनिफॉर्म होगा नेशन वाइड. उसके बाद में bill empowers the central government to issue directives on critical infrastructure and national security on ports. ठीक है, उसके बाद में certain states, the state governments retain control over land allotment and local governance at the port level. उसके बाद में bill introduces penal clauses. for penal clauses मतलब ये केस वगैरह हो सकता है और criminal cases हो सकते हैं for what? Pollution, unauthorized construction and violation of coastal zone regulations. तो अगर ये कोई करेगा, लास्ट वाले पॉइंट में देखिए, कोई पॉल्यूशन करेगा, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन करेगा या फिर कोस्टल जोन रेगुलेशंस के जो वायलेशंस करेगा, उनके ऊपर क्रिमिनल केस वगैरह हो सकते हैं. तो दीज 7 आर द की प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल इज टू ट्रांसफॉर्म इंडियन पोर्ट्स इनटू ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब्स, इंटीग्रेटिंग पोर्ट एक्टिविटीज विद इनलैंड वाटरवेज, रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट्स. तो सबसे पहले तो इंडियन पोर्ट्स को हमें कनेक्ट करना है इनलैंड वाटरवेज के साथ, रेलवेज के साथ, रोड ट्रांसपोर्ट के साथ. ठीक है, और ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बनाना है. मतलब इंडियन पोर्ट्स जो है वहां पे दुनिया अपना सामान शिप करे, वहां पे अपना सामान रखे. ठीक है, उससे हमें काफी सारा रेवेन्यू जनरेट होगा. उसके बाद में बाय एस्टेब्लिशिंग यूनिफॉर्म ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स इट सीक्स टू रिड्यूस लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स एंड इनहांस कार्गो एफिशिएंसी. तो यूनिफॉर्म ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब इंडिया के सारे पोर्ट्स जो है वो यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से चलते हैं, कंप्लायंस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरेंस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हर काम होता है. तो लोगों को भी काम करने में मजा आता है हमारे पोर्ट्स के साथ. ठीक है, इस तरीके से होगा तो जो ट्रेड है वो अपने आप बढ़ेगा, आराम से हमारे पास रेवेन्यू आएगा. तो दीज सॉर्ट ऑफ सिनेरियोज आर देयर. The government emphasized that India's maritime sector must adopt international best practices to improve its ranking in the World Bank Logistics Performance Index. तो इंडिया को वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर अपनी रैंकिंग बढ़ानी है. जैसे दुबई ने इसके अंदर काफी अच्छा काम किया. दुबई इज द लॉजिस्टिकल हब ऑफ द वर्ल्ड और दुबई काफी नजदीक है इंडिया के. ठीक है, तो दुबई के पोर्ट अच्छा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. अगर हमने अच्छा कर लिया, वो जितना रेवेन्यू ला रहे हैं उसका आधा भी हम ले आए, तो हमारे पोर्ट्स तो काफी अच्छा कर ही लेंगे. हमारे कोस्टल स्टेट्स को इतना अच्छा रेवेन्यू मिलेगा तो दे विल डेवलप, और वो डेवलप करेंगे तो पूरा देश ही डेवलप करेगा. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड रैशनल. पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है और हमारे पोर्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का बनाना है. तो नाउ दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड रैशनल. उसके बाद में इंपैक्ट ऑन फेडरलिज्म एंड कोस्टल गवर्नेंस. तो फेडरलिज्म की एक बात करें तो देखो, राज्य सरकार है वो थोड़ी सी परेशान है. ठीक है, बिल तो कहता है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ा रहा है, जबकि जो राज्य सरकारें ये कहीं ना कहीं कह रही है कि हमारे साथ थोड़ा बहुत वो मतलब इनजस्टिफाइड बिहेवियर हो रहा है कि मतलब हमें थोड़ा बहुत दरकिनार किया जा रहा है, हमारी गवर्नेंस है, हमारे पोर्ट्स है, हमें थोड़े ज्यादा राइट्स मिलने चाहिए. इस तरीके का टसल चल रहा है, पर हो जाएगा टाइम के साथ सही. बिल सीक्स टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फोस्टरिंग जॉइंट डिसीजन मेकिंग बिटवीन सेंटर एंड द कोस्टल स्टेट्स व्हाइल मेजर पोर्ट रिमेन अंडर द सेंट्रल जुरिसडिक्शन. स्टेट गेन इनहांस्ड रोल इन एनवायरमेंटल रेगुलेशन, कोस्टल लाइवलीहुड एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो देखो, मेजर पोर्ट तो सेंट्रल जुरिसडिक्शन में गए, अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या
मिला है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, कोस्टल लाइवलीहुड और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी इस बिल के अंडर। इट प्रोवाइड शेयर्ड प्लेटफॉर्म फॉर बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, रिड्यूसिंग अर्लियर कॉन्फ्लिक्ट ओवर ज्यूरिसडिक्शन एंड पॉलिसी क्लैरिटी। ठीक है, तो दीज आर इंपैक्ट ऑन फेडरलिज्म एंड कोस्टल गवर्नमेंट। अब लीगल एंड इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या क्या है, तो लीगली द बिल इंट्रोड्यूसेस क्लियर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म थ्रू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस एंड पेनल्टीज। तो देखो अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी इसके अंदर कि भाई जो कंप्लायंस है वो माननी है, सबको मानना है, हर पोर्ट को मानना है। ठीक है, भले ही प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर हो या फिर गवर्नमेंट हो। उसके बाद में इट ब्रिंग्स इंडियन पोर्ट्स इनटू अलाइनमेंट विद ग्लोबल मैरीटाइम कन्वेंशन, मतलब हमें ग्लोबल कन्वेंशन के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल कंप्लायंस डिस्प्यूट्स, WTO वगैरह के अंदर जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो कम हो गए। कोर्ट्स में रेफर दिस लेजिस्लेशन इन केसेस इन्वॉल्विंग मरीन पॉल्यूशन, पोर्ट लेबर डिस्प्यूट्स एंड लैंड लीजिंग कंट्रोवर्सीज, इनहांसिंग लीगल क्लैरिटी इन मैरीटाइम ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस जो है वो कोर्ट्स के अंदर रेफर किए जा सकते हैं। तो इससे मतलब जो लिटिगेशन वगैरह है वो भी थोड़े बहुत कम हो गए या फिर मतलब केसेस वगैरह है वो इंप्रूव हो गए। इकोनॉमिकली द बिल इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बाय प्रोवाइडिंग अ प्रेडिक्टेबल लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अगर कोई प्रॉपर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हमारे पास है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होना ही है। तो इसकी वजह से हमारे पोर्ट्स के अंदर ज्यादा पैसा आएगा। वी विल ट्राई टू डेवलप बेटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पोर्ट्स, तो उसकी वजह से हमें बेटर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है। उसके बाद में स्टैंडर्डाइज टैरिफ्स, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड कंसेशनल गाइडलाइंस विल अट्रैक्ट ग्लोबल लॉजिस्टिक फर्म्स एंड शिपिंग लाइंस। सो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग लीगल एंड इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस। क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न्स क्या क्या है, तो क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट बाय ग्रांटिंग सेंटर द ओवरराइडिंग पावर्स इन द मैटर ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एंड मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, द बिल रिस्क्स सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी, अंडरमाइनिंग कोस्टल स्टेट ऑटोनॉमी। तो वही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ऑटोनॉमी है वो थोड़ी बहुत कम हो रही है क्योंकि सेंटर को बहुत ज्यादा पावर मिल गई इन पोर्ट सिक्योरिटी एंड मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का मेजर रेवेन्यू सोर्स जा रहा है और मेजर पावर्स भी यहाँ पे जा रही है। फिशर folk communities and environmental activists have also raised concern that rapid infrastructural and expansion may lead to displacement, ecological degradation and insufficient consultation with local stakeholder। तो जो फिशिंग कम्युनिटीज है और वहाँ के जो इकोनॉमिक एक्टिविस्ट है कोस्टल एरियाज के, वो ये बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट अगर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके अंदर भी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद में देयर आर ऑल्सो कंसर्न्स रिगार्डिंग द enforcement capacity of state maritime boards and port authorities without adequate funding and institutional strengthening. The ambitious compliance mandates on sustainability and digitalization may remain symbolic। तो एक और चीज है कि अगर फंड्स नहीं होंगे तो ये जो बिल बनाया है, बनाने को तो आप कोई भी लॉ बना दो, लेकिन वही बात है कि अगर फंड्स नहीं होंगे तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कंक्लूजन, तो इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 represents a landmark attempt to modernize India's maritime governance, replacing a colonial era statute with a forward-looking legal framework। तो एक काफी पुराने और आर्केक लॉ को हमने एक मॉडर्नाइज लॉ से चेंज किया है जस्ट टू कंप्लाई विद द न्यू requirements of our maritime trade। उसके बाद में while bill offers transformative potential, its success will depend on fair implementation, stakeholder inclusion and maintaining delicate balance between national strategy and regional autonomy। तो फेडरलिज्म को हमें देखते हुए चलना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना है और स्टेक होल्डर्स को अच्छे से इंक्लूड करके चलना है, तब ये बिल हमारे काम आ सकता है। अदरवाइज वही है, ऑन पेपर ही रह जाएगा। जो इसका सक्सेस है वो मतलब इंश्योर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो दिस इज अबाउट द इंडियन पोर्ट्स बिल। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये भी सेम मॉनसून सेशन अगस्त 2025 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पेश किया गया था। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, इस तरीके के बहुत सारे स्टार्टअप्स चलते थे जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे गैम्बलिंग वाला बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और वो बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा चलने लग गया था। और जो हमारे देश का यूथ है और जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल पीपल है वो इसके एडिक्टेड होने लग गए थे, उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान होने लग गया था। तो इस वजह से इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
दिस कम अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट लिस्ट। अब यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नुआंसेस को यूज करके, जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ नुआंसेस को यूज करके इसको एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बनाया है, दैट इज द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, और इसको पूरा का पूरा रेगुलेट करने की कोशिश करी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, तो यहाँ पे देखिए, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 was proposed by the union government to establish a comprehensive legal framework for regulating online gaming platforms in India। तो एक comprehensive legal framework हमें बनाना है to regulate the online gaming platforms like Dream11 and My11 Circle and all these things। ठीक है, बैटिंग प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट होने लग गए थे हमारी कंट्री के अंदर। जैसे आज ही शिखर धवन और सुरेश रैना, ये हमारे देश के काफ़ी जाने माने क्रिकेटर्स रहे हुए हैं, इनके बहुत सारे एसेट सीज किए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये कुछ बैटिंग एप्स के प्रमोशन के अंदर इन्वॉल्व थे। तो इस तरीके के सिनेरियोज भी होने लग गए थे कि सेलिब्रिटीज वगैरह ये गेमिंग के नाम पे गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट वगैरह करने लग गए थे। तो इनको रेगुलेट करने के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए हमने ये बिल पास किया है। उसके बाद में देखिए, विद रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल गेमिंग, कंसर्न्स इमर्ज्ड ओवर एडिक्शन, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, प्राइवेसी ब्रीचेस दैट ब्लर्ड द लाइन बिटवीन गेमिंग एंड गैम्बलिंग। तो यहाँ पे देखिए कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल गेमिंग, कंसर्न्स इमर्ज होने लग गए किस किस चीज के। एक तो ओवर एडिक्शन, मतलब अगर मान लो इनके अंदर कोई इंसान पैसे लगा रहा है, तो अगर पैसे है तब तो सही बात है। रिस्पॉन्सिबल गेमिंग इज वन थिंग, कि आप अफोर्ड कर सकते हो, जहां तक लूज करना वहां तक तो करो, बट ओवर यूज क्यों करना, ओवर एडिक्शन क्यों लगाना है। उसके बाद में देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उधार मांग मांग के लोग पैसे लगा रहे हैं। प्राइवेसी ब्रीचेस हो रहे हैं, मतलब इनको लोगों की जो आइडेंटिटी है वो ये ब्रीच कर रहे हैं, या फिर लोगों का डेटा ये लोग दूसरे लोगों को बेच रहे हैं। उसके बाद में द ब्लर्ड लाइन बिटवीन गेमिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब गेमिंग के नाम पे ये जो कंपनीज है वो लोगों को गैम्बलिंग वगैरह करवा रही थी। द बिल एम्स टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल गेमिंग, protect the users and ensure that gaming companies operate under transparent legal standards। तो इस बिल का जो मेन एम है, दैट इज टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल गेमिंग। अगर जो गेमिंग होनी चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो ई स्पोर्ट्स वगैरह नहीं होते, जो पबजी वगैरह है, इसके कई ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं जिनके अंदर प्राइज मनी वगैरह भी होते हैं, वो अलाउड है। गेम ऑफ स्किल्स है वो अलाउड है, बट गेम ऑफ चांस अलाउड नहीं है। गेम ऑफ चांस का मतलब क्या है, जैसे रमी कल्चर वगैरह, ये सारी की सारी चीजें गेम ऑफ चांस के अंदर आ जाते हैं। कार्ड गेम्स वगैरह जो होते हैं, या फिर क्रिकेट बैटिंग वगैरह जो होती है, ये गेम ऑफ चांस के अंदर आ जाते हैं। ये चीजें हमारे देश के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो बिल एम्स टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल गेमिंग, ये जो पबजी वगैरह वाले जो कंपटीशन होते हैं ये अलाउड है। बीजीएमआई वाले कंपटीशन, प्रोटेक्ट द यूजर्स, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, उनके डेटा को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर दैट गेमिंग कंपनीज ऑपरेट अंडर ट्रांसपेरेंट लीगल स्टैंडर्ड्स, और जो गवर्नमेंट को जो टैक्स कलेक्शन है वो भी टाइम टू टाइम मिलता रहना चाहिए। जो भी कलेक्शन हो रहा है, जो भी पैसा ये अपने यूजर से ले रहे हैं, या फिर अगर कोई भी यूजर प्राइज मनी जीत रहा है, सपोज दैट सम बीजीएमआई competition is there, a user wins a huge prize money in a national level BGMI और a PUBG competition, तो उसका टैक्स भी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, जो भी टैक्स बनता है। उसके बाद में it represents that a significant intervention in evolving digital economy and addresses moral, legal and economic challenges। तो ये significant intervention है गवर्नमेंट का in a evolving digital economy। जैसे जैसे इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इवॉल्व कर रहा है, वैसे वैसे हमें मॉरल, लीगल और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, और उनको इंडिया की गवर्नमेंट को धीरे धीरे एड्रेस करना पड़ रहा है। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। बैकग्राउंड एंड नीड फॉर रेगुलेशन की अगर हम बात करें, तो इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हैज विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ड्रिवन बाय स्मार्टफोन्स, डिजिटल पेमेंट्स एंड हाई स्पीड इंटरनेट। तो जब से ये जियो आया है 2016 के अंदर, जब से जियो आया है, तो इंडिया के अंदर डेटा बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है। स्मार्टफोन्स लगभग सबके पास आ गए, जब से ये चाइनीज फोन या फिर चाइनीज कंपनीज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ऑपरेट करने लग गए, या फिर बहुत मास स्केल प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जैसे एमआई हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया। तब से हमारे देश के अंदर स्मार्टफोन्स और ये जो लो कॉस्ट हाई स्पीड इंटरनेट आया है, तो तब से ये जो इंडस्ट्री है, जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, इसकी अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स हो गए, यूपीआई वगैरह, स्मार्टफोन्स और हाई स्पीड इंटरनेट, इनकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। हाउएवर द एब्सेंस ऑफ नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेड टू फ्रेगमेंटेड स्टेट लेवल बेंच एंड जुडिशियल डिस्प्यूट्स। अब
नेशनल लेवल का कोई लॉ तो है ही नहीं हमारे पास, और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, आपने भी देखा ही होगा कितने लोग हैं जो आईपीएल वगैरह के ऊपर बैटिंग करते हैं या फिर कार्ड गेम्स वगैरह के अंदर इंडल्ज्ड है, इतना ज्यादा पैसा लग रहा है, अब पता नहीं कौन कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा, कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कितने लोग सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, बट कोई रेगुलेशन नहीं है, तो सरकार को कोई लॉ बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी उसके ऊपर। सेवरल हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग मद्रास एंड कर्नाटका स्टक डाउन blanket bans imposed by states calling for a central regulations। तो काफी सारे हाई कोर्ट्स ने कुछ बैन्स लगाए गए थे, कुछ राज्यों ने कुछ बैन लगाए थे, बट बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने उनको हटा दिया। दे स्टक डाउन द ब्लैंकेट बैन्स विच वर बीइंग इम्पोज्ड बाय द स्टेट्स ऑन मॉरल ग्राउंड्स। जैसे यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु ने बैन लगाया था, कर्नाटका ने बैन लगाया था, लेकिन यहाँ के हाई कोर्ट्स ने इन बैन को हटा दिया, स्टक डाउन कर दिया। राइजिंग केसेस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, यूथ एडिक्शन एंड फाइनेंशियल लॉसेस क्रिएटेड अर्जेंट डिमांड फॉर लेजिस्लेटिव कंट्रोल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक तो फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लग गए इसके अंदर, यूथ एडिक्शन, जो जिस यूथ को काम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, वो यूथ इसके अंदर लग गया एकदम से, मतलब कार्ड गेम्स हो गए, क्रिकेट बैटिंग हो गई। उसके बाद में फाइनेंशियल लॉसेस होने लग गए जिसकी वजह से स्ट्रेस है, और अल्टीमेटली कई लोग तो सुसाइड वगैरह भी करने लग गए। उसके बाद में ये एक अर्जेंट डिमांड क्रिएट हो गई इस वजह से, इन सारी वजहों से, कि एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल करना पड़ेगा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें करना पड़ेगा। तो दिस इज द बैकग्राउंड एंड नीड फॉर रेगुलेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेम टॉपिक। यहाँ पे बैकग्राउंड एंड नीड फॉर रेगुलेशन को थोड़ा बहुत और अच्छे से समझते हैं। बिल इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडरेशंस, पर्टिकुलरली द डिवीजन ऑफ पावर्स अंडर द 7th शेड्यूल। तो जो 7th शेड्यूल है, इट टॉक्स अबाउट द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो बैटिंग एंड गैम्बलिंग है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। स्टेट लिस्ट की जो एंट्री 34 है उसके अंदर आता है बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ये एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक बार देख लेना। एंट्री 34 स्टेट लिस्ट, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The central government invoked its jurisdiction under the union list concerning telecommunication, digital commerce and cyber security to justify the national regulation। तो अगर ये चीज स्टेट रेगुलेशन के अंदर आ रही है, अगर ये चीज स्टेट लिस्ट के अंदर लिखी हुई है या फिर स्टेट रेगुलेशन के अंदर आ रही है, तो भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून कैसे बनाया? तो भारत सरकार ने क्या बोला कि यूनियन लिस्ट के अंदर टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी नाम की एक चीज लिखी हुई है। इस चीज को इन्वोक करके हम इस चीज के एम्बिट के अंदर इसको डाल के ये बिल या फिर ये लॉ हम लोकसभा और राज्यसभा के सामने पेश कर रहे हैं। उसके बाद में बिल सीक्स टू रिप्लेस इनकंसिस्टेंट स्टेट मेजर्स विद अ यूनिफॉर्म कोड प्रोवाइडिंग लीगल सर्टेनिटी फॉर बार्गेनिंग गेमिंग इंडस्ट्री वैल्यूड एट ओवर 23,000 करोड़। तो यहाँ पे बिल क्या सीक कर रहा है? रिप्लेस करेगा इनकंसिस्टेंट स्टेट मेजर्स को। मतलब बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर एक्शन लिया लेकिन उनके हाई कोर्ट्स ने उसको स्टक डाउन कर दिया। उसके बाद में एक यूनिफॉर्म कोड बना दिया जाएगा जो पूरे देश के लिए मतलब सेम रहेगा। पहली बात तो देखो, गेम ऑफ चांस वो तो बिल्कुल ही बैन है, और जो गेम ऑफ स्किल है जैसे ये बीजीएमआई वगैरह, इनके कंपटीशन, ई स्पोर्ट्स के कंपटीशन वो चलेंगे, फीफा के कंपटीशन वो चलते रहेंगे, वो भी रिस्पॉन्सिबली करने हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबली करने हैं। और ये जो इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, जो लगभग ऐसे 23,000 करोड़ साल की इंडस्ट्री है, इसके ऊपर रेगुलेशन बनाया जाएगा। तो दैट इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज की प्रोविजंस ऑफ द बिल। मेन प्रोविजंस क्या क्या है? बिल मैंडेट्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ ऑल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे देश के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वगैरह लेना कंपलसरी है। उसके बाद में अ सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड टू क्लासिफाई गेम्स एज स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड एंड टू ओवरसी कंप्लायंस विद एथिकल गेमिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो देखेगी कि जो भी गेमिंग हो रही है वो स्किल बेस्ड है या चांस बेस्ड है। स्किल बेस्ड गेम्स है वो अलाउड है, चांस बेस्ड गेम्स है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसके बाद में प्लेटफॉर्म्स मस्ट इंप्लीमेंट केवाईसी। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। मतलब सारे के सारे डेटा या फिर एक आइडेंटिटी कार्ड, फोटो वगैरह कस्टमर से लो, और अगर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, 18 प्लस है, अगर इस तरीके के डेटा कस्टमर के आ रहे हैं तभी आप उसे अलाउ करो, अदरवाइज आप उसे अलाउ मत करो। तो प्लेटफॉर्म्स मस्ट इंप्लीमेंट केवाईसी वेरिफिकेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल्स, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम्स एंड एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शंस टू प्रिवेंट मिसलीडिंग प्रमोशंस एंड प्रोटेक्ट माइनर्स फ्रॉम हार्मफुल एक्सपोजर। तो प्लेटफॉर्म्स को क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल, तो जो भी पैसा आ रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए, उस पैसे का पूरा हिसाब
देना पड़ेगा, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया। उसके बाद में ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम की कस्टमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसका ग्रीवेंस रिट्रेसल होना चाहिए, एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए, मतलब जो कस्टमर केयर है ना वो चीज होनी चाहिए। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शन, ताकि माइनर्स वगैरह इसके अंदर नहीं आ पाए और मिसलीडिंग प्रमोशंस नहीं करने हैं। तो ये चीज इसके अंदर की प्रोविजंस के अंदर आ रही है। उसके बाद में अगली चीज जो है, इट प्रोहिबिट्स गेम्स इन्वॉल्विंग वेजरिंग और बैटिंग ऑन आउटकम्स फॉर मॉनेटरी गेन्स, रीइंफोर्सिंग दैट गैम्बलिंग रिमेन्स इलीगल। तो बैटिंग वगैरह और वेजरिंग वगैरह प्रॉपर्ली इलीगल कर दी गई है, मतलब जिसके अंदर भी गेम ऑफ चांस आ गया वो प्रॉपर्ली इलीगल है। बैटिंग और वेजरिंग पूरा बैन कर दिया गया। उसके बाद में बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स पीनल प्रोविजंस फॉर ऑपरेटर्स हु फैसिलिटेट इलीगल बैटिंग और फेल टू एंश्योर रिस्पॉन्सिबल गेमिंग सेफगार्ड्स। तो यहाँ पे देखो, जो भी ऑपरेटर्स इलीगल बैटिंग को फैसिलिटेट भी करते हैं उनके लिए भी पीनल प्रोविजंस है, मतलब उनके लिए भी सजा वगैरह के प्रावधान इसके अंदर है। पेनल्टीज इंक्लूड्स फाइन्स, लाइसेंस सस्पेंशन एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर रिपीटेड वायलेशंस। तो जो लोग बार बार मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर्स वाला काम करेंगे उनके ऊपर फाइन्स, अगर फाइन से नहीं मान रहे तो लाइसेंस सस्पेंशन, और अगर लाइसेंस सस्पेंशन से भी नहीं मान रहे हैं तो इनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आ सकती है, मतलब इनको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। The regulatory body is empowered to block unlawful platforms and coordinate with cybercrime cells to curb offshore gambling websites targeting Indian user। एक regulatory body बनाई जाएगी, उसके पास ये पावर भी होगी जो अनलॉफुल प्लेटफॉर्म्स है, जो विदेशी वेबसाइट्स है, कई बाहर की वेबसाइट्स भी तो ऐसी है ना जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है और इंडियन कस्टमर्स को एक तरीके से ऑफर्स वगैरह देके या किसी तरीके से फंसा रही है और इंडियन कस्टमर्स का पैसा लूट रही है बैटिंग के नाम पे, उनको भी बैन करने की कोशिश करेगी। तो दीज आर द की प्रोविजंस of this bill. Now moving forward, skill versus chance, legal context. तो distinction between games of skills and game of chance remains central to bill's legal foundation. Supreme Court in K.R. Lakshmanan versus State of Tamil Nadu 1996 held rummy and horse racing as game of skill, thereby excluding them from ambit of gambling. तो एक केस हुआ था 1996 के अंदर, के आर लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रमी और हॉर्स रेसिंग को क्या बोल दिया कि ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ हाई कोर्ट्स ने फैंटेसी स्पोर्ट्स लाइक ये ड्रीम 11 हो गया और ये माई 11 सर्किल हो गया, इनको भी गेम ऑफ स्किल बोल दिया, ठीक है, गेम ऑफ चांस ना बता के। तो ये भी 19(1)(g फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो फंडामेंटल राइट है इसके अंडर लीगल हो गए, ठीक है। उसके बाद में हाउएवर स्टेट्स लाइक तमिलनाडु अटेम्प्टेड टू बैन ऑनलाइन गेमिंग साइटिंग पब्लिक मॉरलिटी कंसर्न्स, ठीक है, कुछ स्टेट्स ने कोशिश भी करी इनके ऊपर बैन वगैरह लगाने की। द बिल एड्रेसेस दिस लीगल एम्बिग्यूटी बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफिशियल सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर स्किल बेस्ड गेम्स बाय कॉडिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन गेमिंग एंड गैम्बलिंग। द बिल एम्स टू रिजॉल्व प्रोलॉन्ग लिटिगेशन। तो देखो, कोर्ट का कोई और व्यू पॉइंट है, कोर्ट तो कह रहा है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है, मतलब कार्ड्स वगैरह की जो गेम्स है ये स्किल बेस्ड है। लेकिन सरकारों ने कोशिश की है, तमिलनाडु कर्नाटका ने कोशिश किया है, अब ये कुछ स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं इनको रोकने की, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि नहीं नहीं सट्टे खेलो, आराम से मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो केंद्र सरकार ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, हम एक नेशनल लेवल का लॉ बनाते हैं और इन सब चीजों को रोकेंगे। तो दिस इज द स्किल वर्सेस चांस लीगल कॉन्टेक्स्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next topic, that is the objectives and policy rationale। तो यहाँ पे देखिए, की ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल इज टू प्रोटेक्ट वुल्नरेबल यूजर्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव है वुल्नरेबल यूजर्स को प्रोटेक्ट करना। अब ये वुल्नरेबल यूजर्स कौन है जो आराम से इनके टारगेट बन रहे हैं, या तो वो या फिर वो लोग जो अगर टारगेट बन गए तो उनके बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसे कौन लोग है, एक तो माइनर्स है, मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स फ्रॉम गैम्बलिंग एडिक्शन एंड इकोनॉमिक हार्म। तो किन किन को बचाना है, माइनर्स को और मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ऐसे लोगों को बचाना है गैम्बलिंग एडिक्शन से और इकोनॉमिक हार्म से। द लेजिस्लेशन प्रोपोजेस मैंडेटरी सेल्फ एक्सक्लूजन टूल्स, स्पेंडिंग लिमिट्स एंड इन ऐप वार्निंग सिस्टम्स। तो जो चीजें अलाउड होगी उनके अंदर भी मैंडेटरी सेल्फ एक्सक्लूजन टूल्स होने चाहिए और उसके अलावा इन ऐप वार्निंग सिस्टम्स वगैरह भी होने चाहिए। गवर्नमेंट एम्फेसाइज दैट रेगुलेशन रेदर देन प्रोहिबिशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मींस टू अचीव रिस्पॉन्सिबल गेमिंग, ठीक है। ड्रॉइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉडल्स लाइक यूके के अंदर भी ऐसा होता है, कोई यूके गैम्बलिंग कमीशन है और सिंगापुर के अंदर भी एक रिमोट गैम्बलिंग एक्ट है। तो इस तरीके से हमने यहां से भी थोड़ा बहुत गाइडेंस लिया है कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन से। India's e-sports and game development sectors are expected to contribute significantly to the economy under the Digital India Initiative। तो इंडिया का जो e-sports सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने के चांसेस है इन फ्यूचर। जैसे फीफा का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बीजीएमआई का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मोबाइल गेमिंग का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बट इट शुड नॉट गो इनटू गैम्बलिंग, ठीक है। गैम्बलिंग अलग है, गेमिंग अलग है, ठीक है। गेमिंग तक चलेगा, गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दस इट बैलेंसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन विद इंडस्ट्री ग्रोथ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी फिलोसफी।
philosophy. So this is about the objective and policy rationale. Now concerns and legal controversies. इस बिल की कंसर्न्स क्या क्या और लीगल कंट्रोवर्सीज क्या क्या है. तो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सेंट्रल रेगुलेशंस में इन्फ्रिंज अपॉन स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस अंडर द स्टेट लिस्ट. तो क्रिटिक्स का तो हर बार वही आर्ग्यूमेंट रहता है कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो रहा है और यहाँ पे जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है वो कम हो रही है. जो पिछले 2 टॉपिक पढ़े हैं उनमें भी सेम ही आ रहा है, अगले टॉपिक में भी सेम ही चीज आएगी. ठीक है, सो दैट इज द सिनेरियो. स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड तेलंगाना हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स दैट द बिल अंडरमाइंस देयर अथॉरिटी over gambling laws. Some legal experts believe that the bill must clearly distinguish competitive e-sports from commercial betting to avoid constitutional conflict. तो कुछ लीगल एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स जो है ये पबजी वगैरह फीफा वगैरह इनको एकदम क्लियरली अलग करना चाहिए फ्रॉम बैटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स ताकि ये बैन ना हो जाए इस बिल की वजह से. ठीक है, तो दीज आर द कंसर्न्स एंड द लीगल कंट्रोवर्सीज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक. ये वाला टॉपिक हमने कर लिया है, दैट वाज the promotion and regulation of online gaming bill. अब लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर टू नॉमिनेट एमएलएज इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो देखो गवर्नर के पास पावर्स होती है एमएलएज को नॉमिनेट करने की, बट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है ना, उनके अंदर नॉमिनेट करने की पावर होती है, नॉट इन अ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली. बट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास पावर है टू नॉमिनेट एमएलएज इन अ इलेक्टेड असेंबली. तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स और थोड़े बहुत टसल्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर टू नॉमिनेट एमएलएज इन जम्मू एंड कश्मीर. तो इशू ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स in legislative assembly in Jammu and Kashmir has become focal point in debates around federalism and democratic representation in India. तो ये एक डिबेट का पॉइंट बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देखो यार 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना वहां पे. तो पहली बात तो देखो वो जो नॉमिनेशंस है वो न्यूट्रल है, खुद के मन से कर रहा है या फिर प्रेसिडेंट के थ्रू हो रहा है या फिर यूनियन गवर्नमेंट के कहने पे हो रहा है, ये बात है. और अगर 90 लोगों की टोटल असेंबली है तो मेजोरिटी मार्क जो है वो 95 लोगों की असेंबली है, सॉरी. ठीक है, तो मेजोरिटी मार्क जो है वो वहां पे 48 है. अगर 5 लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो 5 लोग अगर अगेंस्ट में वोट डाल दे तो जो मेजोरिटी का मार्क है वो काफी हिल सकता है. तो दैट इज द सिनेरियो. तो ये चीजें अगर वहां पे हुई और किसी फैसले को बदल दिया गया उन 5 लोगों की वोट की वजह से, सरकार का फैसला कोई बदला जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट या जनता का दिया हुआ मैंडेट उसकी वजह से डिफीट हो रहा है. तो दीज काइंड ऑफ कंसर्न्स आर देयर. फॉलोइंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉर्मर स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरी, जो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था. ठीक है, 370 हटाया गया था, स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, 2 यूटीज बना दी गई, एक तो लद्दाख है एक जम्मू एंड कश्मीर है. क्वेश्चंस हैव इमर्ज्ड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ सेंटर्स कंट्रोल ओवर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. तो लद्दाख के अंदर तो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है. ऑल्दो इट इज अ यूटी बट इट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक दिल्ली एंड पौंडीचेरी. ओके, उसके बाद में द पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स ट्रेडिशनली इंटरेस्टेड टू इलेक्टेड बॉडीज हैज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी इन दिस सेंसिटिव रीजन. तो ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये भी क्वेश्चंस है कि इन लोगों की वजह से सरकार के फैसलों में दिक्कत ना आए. सो दैट इज द सिनेरियो. अब उसके बाद में थोड़ा बहुत आगे हम देखें तो बैकग्राउंड क्या है आर्टिकल 239. तो आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रीजन वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली सिमिलर टू दिल्ली एंड पौंडीचेरी. तो दिल्ली और पौंडीचेरी जैसे वहां पे मतलब एक यूनियन टेरिटरी है वो और एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनी हुई है. थोड़ी बहुत सेंटर के पास पावर्स है और थोड़ी बहुत वहाँ की यूनियन टेरिटरी के पास पावर्स है. उसी तरीके से सेम जम्मू कश्मीर में किया गया जैसा दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर चलता है. अब आगे देखिए, अंडर आर्टिकल 239 यूटीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन अपॉइंटेड एलजी. तो ये किसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं. दिस एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड जम्मू कश्मीर ऑटोनॉमी प्लेसिंग इट अंडर ग्रेटर सेंट्रल सुपरविजन. तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो आर्टिकल 370 के अंडर इनके पास एक स्पेशल स्टेटस था, अलग ही ऑटोनॉमी थी. अब क्या हुआ, इनको एकदम से यूटी बना दिया गया तो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट आया. उसके बाद में एलजी एज द सेंटर्स रिप्रेजेंटेटिव हैज गिवन सब्सटेंशियल पावर. इनके पास
पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है, इंक्लूडिंग द ऑटोनॉमी टू नॉमिनेट एमएलएज टू द असेंबली। हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर एंजॉयड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 विथ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग। पहले जम्मू कश्मीर का अलग ही फ्लैग हुआ करता था और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, ऑटोनॉमस स्टेटस था इनके पास, और बाद में इनको यूटी बना दिया गया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। द 2019 रीऑर्गेनाइजेशन dissolved these privileges and brought the territory closer to the constitutional framework applicable to the other union territories। तो 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन था उससे क्या हुआ कि इनको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ज्यादा नजदीक ले आया गया, इनका ऑटोनोमस स्टेटस हटा दिया गया और इनको एक यूटी बना दिया गया। तो दैट इज द बैकग्राउंड। आर्टिकल 239 एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एलजी होता है और उसके अलावा एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी वहां पे है। तो दैट इज द सिनेरियो। उसके बाद में आगे देखिए, प्रोविजंस अलाउिंग एलजी टू नॉमिनेट एमएलएस। तो प्रोविजंस कौन कौन से है? तो देखो, हाउएवर जम्मू एंड कश्मीर एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अलाउज एलजी टू नॉमिनेट अप टू 5 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर टोटल 95 मेंबर्स है, उसमें गवर्नमेंट जो है फिलहाल उसके पास 52 है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस के 41 एमएलएज है, आईएनडी नाम से एक पार्टी है उसके 4 एमएलएज है, उसके इंडिपेंडेंट 4 एमएलएज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 6 एमएलएज है, सीपीआईएम के 1 है, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के अंदर है। उसके अलावा बीजेपी के 28 एमएलएज है और यहाँ पे 5 लोग जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। 5 पीपल आर बीइंग नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अनलाइक नॉमिनेशंस बाय द गवर्नर्स इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 171 फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द एलजी's पावर इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सटेंड्स टू अ डायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली। तो देखो, ऐसी बात नहीं, ये पहली बार हो रहा है कि इन एमएलएज को नॉमिनेट किया जा रहा है। एमएलएज को नॉमिनेट किया जाता है बट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एंड दे आर नॉट एमएलएज, दे आर एमएलसीज, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, वो एमएलएज नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में दिस डिस्टिंक्शन रेजेस कंसर्न्स एज नॉमिनेटेड मेंबर्स मे इन्फ्लुएंस द मेजोरिटी इन द हाउस अदरवाइज एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट पॉपुलर विल। तो ये हो सकता है कि हाउस के अंदर मेजोरिटी को थोड़ा बहुत डिसरप्ट कर दे, डिसीजन मेकिंग को थोड़ा बहुत आगे पीछे ये कर सकते हैं, बिकॉज ये नंबर बहुत बड़ा है यार। क्योंकि 95 लोग अगर किसी हाउस के अंदर बैठे हैं तो 48 लोगों के वोट आपको डलवाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव द मेजोरिटी। और अगर 5 लोग किसी एक साइड जा रहे हैं और वो सरकार के अगेंस्ट बोल गए तो हो सकता है सरकार का फैसला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। क्रिटिक्स फियर दिस अथॉरिटी कुड बी मिसयूज टू अल्टर पॉलिटिकल इक्वेशंस रेदर देन सिंपली प्रोटेक्ट अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, ठीक है। तो वैसे तो ये बोला गया है कि अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको नॉमिनेट किया जाता है, बट हो सकता है कि ये पॉलिटिकल इक्वेशंस को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब सेंटर और यूटी टेंशंस और फेडरल कंसर्न्स क्या क्या है? तो कंट्रोवर्सी सराउंडिंग एलजी नॉमिनेशंस हाइलाइट्स डीपर टेंशंस बिटवीन यूनियन कंट्रोल एंड रीजनल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यूनियन कंट्रोल और रीजनल सेल्फ गवर्नेंस के टेंशंस है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी होनी चाहिए या फिर यूटी गवर्नमेंट की भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। स्टेट का कंट्रोल ठीक है बट एक लेवल तक ही होना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द सीन ओवर हियर। उसके बाद में ऑल्दो जम्मू कश्मीर इज अ यूटी, इट हैज एन इलेक्टेड असेंबली मेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो एक इलेक्टेड असेंबली है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एक सिंबॉलिक असेंबली आप बना के रख दो, उसके पास भी थोड़ी बहुत पावर होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। आप ऐसे रैंडमली किसी मेंबर को आप वहां पे नॉमिनेट नहीं कर सकते। इलेक्टेड का मतलब इलेक्टेड ही होता है, वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही होने चाहिए जो जनता ने चुन के भेजे हैं। सेंट्रल इंटरवेंशन थ्रू नॉमिनेशंस कुड डाइल्यूट इलेक्टोरल मैंडेट्स अंडरमाइनिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो अगर इसी तरीके से नॉमिनेशन हुए तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो ही कहीं ना कहीं वायलेट हो जाएगा। फेडरलिज्म इन इंडिया इज बेस्ड ऑन बैलेंस बिटवीन ऑटोनॉमी एंड यूनिटी। इन द सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बोमाई केस स्ट्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड फेडरल रेस्पेक्ट। ये केस हुआ था, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसी लेक्चर के अंदर। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को अपहोल्ड करना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा हुआ है। ओपोनेंट्स आर्ग्यू दैट वेस्टिंग नॉमिनेशन पावर्स सोनली इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्स यूनिलैटरल सेंट्रल लीवर। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दे देता है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर ही काम करता है। दैट इज द सिनेरियो। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स की अगर बात करें तो डिबेट रिवॉल्व्स अराउंड वेदर द लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्ट्स इंडिपेंडेंटली और फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे ये एक डिबेट का पॉइंट है कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस वो फॉलो कर रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द सिनेरियो, ठीक है। या फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो जम्मू एंड कश्मीर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एडवाइस फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज आर देयर। ही इज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ द
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच ही शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, ही शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, बट ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो पंगे तो है, काफी सारे पंगे तो है यहाँ पे। एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एलजी कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरली एंड मस्ट रेस्पेक्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो पहले भी ऐसा हुआ है, दिल्ली सरकार के बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। अनदर लीगल क्वेश्चन इज वेदर nominated members should have voting rights on confidence motions or financial bills or not, ठीक है। तो इन लोगों के पास, चलो ठीक है, नॉमिनेट कर दिया, असेंबली के अंदर बैठ जाओ, सैलरी ले लो, ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्रांटिंग फुल पावर्स टू द नॉमिनेटेड मेंबर्स कुड चैलेंज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन बाय डिस्ट्रॉइंग मेजोरिटी इन द असेंबली। तो अगर इनको फुल वोटिंग राइट्स ग्रांट कर दिए तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को ही डिस्टॉर्ट कर देगा, क्योंकि ये मेजोरिटी के खिलाफ भी तो जा सकते हैं ना, कि मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी किस हिसाब से प्रूव करें, 90 मेंबर्स के हिसाब से या 95 मेंबर्स के हिसाब से। तो इट इज वन ऑफ द सीन ओवर हियर। उसके बाद में लीगल स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट रोल ऑफ सच मेंबर्स शुड बी लिमिटेड टू एडवाइजरी और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। मतलब इनको, मतलब नॉर्मल वहां पे उसकी असेंबली के अंदर बोलने का अधिकार दे दो, बैठने का अधिकार दे दो, बट वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं होनी चाहिए। दीज आर द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। नाउ जुडिशियल व्यू क्या है इसके ऊपर? तो जुडिशियल गाइडेंस रिमेन्स क्रिटिकल इन आउटलाइनिंग द लिमिट्स ऑफ नॉमिनेशन। Courts in the NCT Delhi case held that union appointees cannot undermine local democratic structure, ठीक है। तो NCT Delhi केस के अंदर तो ये बोला गया कि भाई यूनियन के जो ये अपॉइंटीज है ये लोकल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल भी हॉल्ट नहीं कर सकते, इनके पास इतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए। इफ सिमिलर चैलेंजेस अराइज इन जम्मू एंड कश्मीर, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन may clarify whether nominations are discretionary or bound by established norms. The concept of constitutional trust may require LGs to exercise this power in consultation rather than imposition. So that is the topic of Lieutenant Governor's power to appoint members in the Jammu and Kashmir Assembly. Now the last topic of this lecture, that is 5 years review of National Education Policy 2020. ये क्लैट के पहले न्यू पैटर्न पेपर के अंदर भी आया था, 2020 वाला जो क्लैट था ना, न्यू पैटर्न ऑफ क्लैट का पहला पेपर, उसके अंदर भी ये टॉपिक आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये इंडिया की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। 1968 फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, 1986 सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, थर्ड 2020 के अंदर बनाई गई थी। काफी सारे गोल्स थे, काफी सारे टारगेट्स थे, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी थे। कितने पूरे हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, 5 सालों के अंदर कितना काम हुआ है, ये सब हम आने वाले 10-12 मिनट के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन इंडियाज एजुकेशन फ्रेमवर्क एमिंग टू रिप्लेस रोट लर्निंग विद कॉन्सेप्चुअल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो जो ये रट्टाफिकेशन है इसको चेंज करना विद कॉन्सेप्चुअल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन से, ये इसका गोल था। आफ्टर 5 years इट्स रिव्यू रिवील्स हाउ इफेक्टिवली द पॉलिसीज विजन ऑफ होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग हैज बीन इंप्लीमेंटेड। तो ये कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाया है, ये जो रिव्यू है, ये जो 5 साल बाद में जो रिव्यू हुआ है, ये रिवील करता है कि हाउ इफेक्टिवली इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड। 5-year milestone provides an opportunity to evaluate inclusivity, accessibility and learning outcomes across all levels। तो ये जो 5-year milestone है, जो भी 5 साल इसके पूरे हुए, उससे हमें पता चलता है कि पहली बात तो ये कितनी इंक्लूसिव थी, एक्सेसिबल थी, और लर्निंग आउटकम्स इसके क्या आया, मतलब इट हैज बीन सक्सेसफुल और नॉट। इट ऑल्सो एक्सेसेस वेदर द सिस्टम हैज इवॉल्व टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ इनोवेशन, इक्विटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इनविजन्ड इन 2020। तो एक और चीज हमें पता चलती है कि सिस्टम ने इवॉल्व किया है या नहीं किया है टुवर्ड्स इनोवेशन, इक्विटी और ग्लोबली जो हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते थे, ग्लोबल लेवल पे हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करना चाहते थे एट पार विद द यूरोपियन एंड अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम्स, वो हो पाया या नहीं हो पाया, लेट्स सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स। तो यहाँ पे देखिए विजन एंड की रिफॉर्म्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले ये जो 10+2 एजुकेशन सिस्टम है इसको चेंज किया गया विथ 5+3+4 सिस्टम, ठीक है, जिसमें शुरुआत के 5 साल जो है वो तो लैंग्वेज लर्निंग और फिर उसके बाद में वोकेशनल स्किल वगैरह के हो गए, और जो लास्ट के 4 साल है वो हायर एजुकेशन वगैरह के हो गए। अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो 4 साल की करी गई, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स नाम की एक चीज़ रखी गई कि अगर किसी की पढ़ाई छूट गई तो वो बाद में भी कंटिन्यू कर सकता है। मल्टीपल एग्जिट लेवल्स वगैरह बनाए गए। उसके अलावा एक और चीज़ थी कि
कि द लर्निंग आवर्स द स्टूडेंट इज पुटिंग ऑन, मतलब कितने घंटे की उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसका भी एक बैंक बनाया जाएगा। तो इस तरीके के भी कुछ रिफॉर्म्स इसके अंदर लाने की कोशिश करी गई थी, ठीक है। एट द हायर एजुकेशन लेवल इट इंट्रोड्यूस 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट फ्रेमवर्क, ठीक है, एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। किसी वजह से किसी की पढ़ाई छूट रही है तो वो छोड़ सकता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के अंदर जितने साल उसने पढ़ाई करी है उतने क्रेडिट्स उसके जुड़ जाएंगे, और बाद में अगर वो कंटिन्यू करे तो ये वापस उसके अंदर जोड़े जा सकते हैं। द क्रिएशन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बोला जा रहा था कि ये रिप्लेस करेगा यूजीसी को, ठीक है, was proposed to replace fragmented regulatory bodies like UGC and all these things, ठीक है। national test like CUET was to be established to standardize the admissions across university, ये तो हो गया है बट ये अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें तो हुई है, ठीक है, लेकिन ये अभी तक चल रहा है, ये अभी तक नहीं हो पाया है। उसके अलावा इसका भी कोई अता पता नहीं है, ये शायद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस इसकी वजह से कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रहा है, शायद ये नहीं हो पाया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड, सीयूईटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, ये चीजें अभी तक हो गई है। तो दीज वर द विजन्स एंड की रिफॉर्म्स व्हिच वर बीइंग इन्विजन्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब प्रोग्रेस इन 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इन फर्स्ट 5 ईयर्स NEP's digital learning initiatives such as PM eVidya, Diksha and Swayam expanded access and particularly after the pandemic। तो ये कुछ स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है और इनिशिएटिव्स है, इनकी एक्सेस बढ़ी है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम्स अंडर निपुण भारत गेन ट्रैक्शन इन सेवरल स्टेट्स। तो यहाँ पे देखिए कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, मतलब जो न्यूमेरोलॉजी की, मतलब एक तरीके से जो बेसिक नंबर्स की नॉलेज है और बेसिक रीडिंग और बेसिक भाषा का जो ज्ञान है वो कितना है, इसके रिलेटेड एक स्कीम चलाई गई थी निपुण भारत नाम से। ये थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, ऑल्दो काफी कम बच्चों को ही ये एक्सेस है, मतलब जितना होना चाहिए। हमने तो 100% का टारगेट रखा था, 100% से बहुत कम है, बट स्टिल इट हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। टीचर ट्रेनिंग अंडर निष्ठा बिगेन इंटीग्रेटिंग NEP ऑब्जेक्टिव्स इनटू पेडागोजी, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया गया अंडर निष्ठा नेम, ठीक है। एट यूनिवर्सिटी लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स एंड फ्लेक्सिबल क्रेडिट systems were introduced in central institutions. However, implementation remained uneven as many state-run schools and rural areas lacked resources for effective digital and infrastructural integration। तो यहाँ पे देखो implementation जो है वो uneven रहा just because of the fact of logistical things। एक तो proper logistics नहीं थे, proper services नहीं थी, या फिर proper facilities नहीं थी, इस तरीके के भी कई scenarios थे। तो these are the progress made in 5 years। Now moving forward with the implementation challenges, what are the implementation challenges? तो सबसे पहला है funding constraints, inadequate teacher training and insufficient digital infrastructure, ठीक है। तो एक तो funding constraints है, इतना पैसा नहीं है कि इतनी मतलब महत्वाकांक्षी योजना को हम इंप्लीमेंट कर दें। उसके बाद में इनएडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग, इनसफिशिएंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। प्रपोजल फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन फेस लॉजिस्टिकल इश्यूज ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, ठीक है। उसके बाद में हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग मल्टीपल एग्जिट डिग्रीज एंड क्रेडिट ट्रांसफर जनरेटेड कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज। तो ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी वजह से काफी सारे कंफ्यूजन्स भी क्रिएट हुए, ठीक है। तो दीज ऑल सिनेरियोज आर आल्सो देयर। उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी लेवल पे 50% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो हमें 2035 तक अचीव करने का टारगेट रखा था। इट अपीयर्स डिफिकल्ट विदाउट एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस एजुकेशन, फोर्थ वाला पॉइंट, इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट। टेंशंस इमर्ज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कई बार फेडरल स्ट्रक्चर वाली भी दिक्कत आई है। सम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड बंगाल क्रिटिसाइज द CUET एग्जामिनेशन फॉर लिमिटिंग federal autonomy। तो these are the implementation challenges। Now moving forward with the conclusion, तो 5-year review of NEP reflects a blend of commendable innovation and persistent structural limitations। तो 5 साल हमें क्या बताते हैं कि कुछ innovations हुए और कुछ limitations भी हमारे पास है। Policy has laid visionary foundation for transforming India's education system but faces challenges in equal implementation and resource distribution to fulfill its promise। NEP requires enhanced funding, realistic timelines and collaborative federal governance। Okay, so we are done and dusted with the first lecture, August 2025, Polity and Governance। Thanks a lot for attending this lecture guys। It was my first attempt at shooting leak GK, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करना, और अगर कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट्स के अंदर बताना। इट वाज जस्ट अ ट्राई। अगर कोई भी चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मैं पक्का करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इकोनॉमी। थैंक्स लॉट गाइस, सी यू।